हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 समरूपता। अब तक हमने चर्चा कर ली है प्रश्नावली 11.3 से पहले वाले सभी उदाहरणों की। प्रमेय 11.7 तक हमने कर ली है, जिसके अंदर हमने चर्चा की है समरूपता के नियम, त्रिभुज की समरूपता के नियमों की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, अर्थात हम सारे प्रश्न करेंगे बच्चों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपने पहले ही हल किए हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल आपको हल करवा दिए हैं। सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरम और समरूपता के सारे नियम की चर्चा हमने कर ली है। अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 1, दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बटे PQ और BC बटे QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए। दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपको क्या दे रखा है, दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR, जिसमें AB बटे PQ और BC अपॉन QR क्या है, समानुपाती। बच्चों यहाँ पर लिखिए समानुपाती हैं, तथा दो समानुपाती हैं तब, तथा नहीं तब आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताने हैं जिनके बराबर होने से त्रिभुज ABC और PQR क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या कहानी है। कहानी ये है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और एक है त्रिभुज PQR। एक है ABC और एक है त्रिभुज PQR। नाम ले लीजिए ABC PQR। तो त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में आपको दिया गया है AB बटे PQ समानुपाती है BC बटे QR के, और आपको बताना है कि कौन से वो दो कोण हैं जिनके बराबर होने से त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। अच्छा बताइए, दो भुजाओं की बात कौन से नियम में की थी, SAS नियम में हमने की थी। क्या ये नियम क्या था, त्रिभुज के दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं, कोई भी दो संगत भुजाएं क्या हो, परस्पर समानुपाती हो और उनके मध्य के कोण बराबर हों, तभी त्रिभुज क्या होते हैं, तभी त्रिभुज होते हैं समरूप। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कोण B, AB और BC के मध्य का कोण B PQ और QR के मध्य के कोण Q के बराबर होना चाहिए। अतः आप लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा यदि आपके पास कोण B कोण Q के बराबर हो। कारण क्या है बच्चों, कारण में आप लिख देंगे दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं यदि इनकी कोई दो संगत भुजाएं बराबर हो तथा उनके मध्य का कोण भी बराबर हो। SAS नियम क्या लिख देंगे, SAS नियम लिख देंगे, जिस कारण से आपने बताया है कोण B कोण Q के बराबर हो। तो पहला सवाल क्लियर हो गया। त्रिभुज ABC को PQR के समरूप होने के लिए कौन से दोनों कोण बराबर होने चाहिए, ABC का कोण B PQR के कोण Q के बराबर होना चाहिए। कारण क्या है, कारण है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं अगर उनकी दो भुजाएं समानुपाती हो और उनके मध्य के कोण भी बराबर हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न,
त्रिभुज ABC एवं DEF में, अच्छा दो त्रिभुजों की बात हो रही है, ABC और DEF की बात हो रही है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की बात हो रही है, तो अपने माइंड में ये दोनों डायग्राम बना लें। में कोण A कोण D के बराबर है, कोण A इसके कोण D के बराबर है, कोण B इसके कोण F के बराबर है। तो क्या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है क्या? अच्छा तो देखिए हल में हम जानते हैं कि अगर आपको दिया जाए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, इम्प्लाइज करता है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, तथा एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के। क्या आपको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो अगर उसका सांकेतिक रूप ऐसा लिखा हुआ है, समरूपता का सांकेतिक रूप ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाले कोण के बराबर होगा, बीच वाले के, और तीसरे वाले के। तो इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब अगर ये है तो फिर ये मतलब होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, लेकिन आपको बताया गया है कि कोण B है वो कोण F के बराबर है। कोण B किसके बराबर दिया गया है? कोण F के। अतः बच्चों ये बात लिखना ABC समरूप त्रिभुज DEF लिखना क्या है? गलत है। ये गलत है बच्चों। कारण क्या है? कारण आप पहले ही बता चुके हैं कि ABC अगर समरूप है तो फिर ये खेल होना चाहिए। अब यहाँ पर ये खेल दे रखा है, ये दे रखा है, तो फिर ये क्या है? गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखिए, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज FDE के समरूप हो तो क्या ये बात बताई जा सकती है? तो देखिए हल में आप लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, तब भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। AB के बटे में क्या आएगा? FD आएगा। BC के बटे में आएगा DE, और AC के बटे में आएगा FE। क्या यही दे रखा है क्या? देखो AB बटे DE, सही कहानी। AB बटे DF आ रहा है हमारे पास, इधर क्या दे रखा है? DE, इधर क्या दे रखा है? DE। तो ये बात नहीं बताई जा सकती। AB बटे DE BC बटे EF के बराबर नहीं है। अतः आप बोलेंगे, अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, तब AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD क्या है? गलत है। ये लो कारण आप बता चुके हैं, ये रहा। तो आप बोलेंगे क्या बताया जा सकता है? तो आप लिख देंगे, हल में सबसे पहले आप लिखेंगे नहीं, ये नहीं बताया जा सकता। कारण में आप लिख देंगे ये वाली बात, कारण में आप लिख देंगे ये वाली बात, क्योंकि अगर ये बराबर है तो ऐसा होना चाहिए। अतः ये वाली बात तो क्या है? गलत है। ठीक है, पहले वाले प्रश्न में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, दो में भी आप नहीं, हाँ नहीं में, हाँ या ना में उत्तर देके कारण में ये बात लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के क्रम से समानुपाती और बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? कारण सहित लिखिए। अच्छा तो हल लिखते हैं,
और हम इसका कारण भी बता देंगे कि हम सत्य क्यों बोल रहे हैं या असत्य क्यों बोल रहे हैं। तो आपसे बात की जा रही है दो त्रिभुजों की। ये लो, एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा ये रहा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। आपसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की दो भुजाएं समानुपाती हैं। दो भुजाएं समानुपाती हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में दो भुजाएं समानुपाती है। तो चलो AB बटे PQ बराबर ले लेते हैं BC बटे QR के। तथा बच्चों आपको ये भी बताया गया है कि ये जो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। एक कोण बराबर है। कोण B किसके बराबर है? कोण Q के। कोण B बराबर है कोण Q के। तो क्या SAS नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। लेकिन अब इस बात पे ध्यान दें, किसी ने आपसे ये कहा क्या इन दोनों भुजाओं के कोण की ही मध्य वाले कोण की ही बात हो रही है? नहीं कहा ना। तो दो भुजाएं समानुपाती हो और कोई सा भी एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते। इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। और कारण में आप क्या लिखेंगे? कारण में आप लिख देंगे अगर ये बराबर हैं, अगर ये बराबर दे रखी हैं तब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR केवल तभी हैं जब कोण B बराबर कोण Q हो, अन्यथा नहीं। अगर ये भुजाएं समानुपाती हैं, कोई भी दो भुजाएं समानुपाती हैं, तो उनके मध्य का कोण ही बराबर होना चाहिए, तभी समरूप होंगे, अदरवाइज समरूप नहीं होंगे। क्लियर हो गई क्या बात? क्लीन तो नहीं हो गई ना? चलिए आगे देखिए, समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? तो सबको पता है समान कोणिक त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसे कोई भी दो त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो हम लिखेंगे दो त्रिभुज परस्पर समान कोणिक या समकोणिक कहलाते हैं। समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं यदि इनके संगत कोण परस्पर समान हो। ठीक है। अतः हम बोलेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समान कोणिक हैं तो समान कोणिक हैं तब इसका कोण A इसके किसी कोण P के बराबर होगा, इसका कोण B इसके किसी कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। और संबंध क्या है बच्चों? संबंध भी आपको बताना है। इनमें परस्पर क्या संबंध होता है? संबंध देख लीजिए। समान कोणिक त्रिभुज सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो क्या संबंध है समान कोणिक त्रिभुजों में? क्या संबंध हो सकता है? सदैव समरूप होते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। निम्न दिए गए
त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। इसका मतलब आपको कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि उनमें से कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं। जो त्रिभुज समरूप हैं तो फिर उनको सांकेतिक भाषा में लिखना है। अच्छा, त्रिभुजों में समरूपता कैसे चेक करते हैं? ए नियम से चेक कर सकते हैं, ट्रिपल एस नियम से चेक कर सकते हैं और एस नियम से चेक कर सकते हैं। ये नियम तो कब लगाएंगे? जब आपको कोणों की जानकारी हो। ये वाला कब लगाएंगे? जब आपको भुजाओं की जानकारी हो। और ये वाला कब लगाएंगे? दो भुजाओं और उनके मध्य के कोण की जानकारी हो। ठीक है ना। तो देखिए आकृतियां कौन सी दी गई हैं आपको, कौन सी आकृतियां दी गई हैं? ये 8 आकृतियां आपको दी गई हैं त्रिभुजों की, और आपको जांच करना है कि कौन कौन से क्या हैं समरूप। अच्छा, आकृति 1 के साथ देखते हैं अपन। सबसे पहले आकृति 1 के समरूप, बाकी 7 में से कौन सी समरूप है। तो देखिए आकृति 1 में आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में आपको भुजाओं की जानकारी नहीं है, तो भुजाओं की जानकारी नहीं है तो कोणों की जानकारी इसके अंदर दे रखी है। 40, 60 और 80 आपको कोण दे रखे हैं। कौन से जो त्रिभुज हैं जो इसके समान कोणिक है? देखिए 40, 60 और 80 कौन से में हैं? इसमें तो नहीं है, तो ये वाला तो इसके समरूप नहीं है। इसमें तो कोणों के बारे में जानकारी नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें एक कोण 80 डिग्री का है, बाकी दोनों कोणों के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए ये भी समरूप नहीं है इसके। अच्छा, अगला देखिए इसमें देखिए इसके अंदर भी कोणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगला इसमें 80 डिग्री, बाकी दोनों कोण नहीं पता, तो ये भी इसके समरूप नहीं है। इसमें देखिए 30 डिग्री का है, उसमें तो 30 डिग्री का कोई भी कोण नहीं है, तो ये इसके समरूप नहीं है। अब यहाँ देखिए 8वें वाले में 40, 60, 80, तो ABC और चौथा, पहला और आठवां क्या है बच्चों? समरूप है। तो हल में आप लिख लें कि पहले वाले त्रिभुज के समरूप है 8वें वाला, तथा सांकेतिक भाषा में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अच्छा, ए कितने डिग्री का है? ए है 40 डिग्री का, इसमें 40 डिग्री का कौन है? Q, तो ए के संगत हो गया Q। इसमें B कितने डिग्री का है? B है 60 डिग्री का। आठवें वाले में 60 डिग्री का कौन सा कोण है? P, 60 डिग्री का कोण है P, और एक तो बच गया R, तो वो तो अपने आप बराबर। ठीक है, तो पहले वाले त्रिभुज के समरूप केवल एक त्रिभुज है 8वां। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले के। देखिए ये अब दूसरे वाले की बात कीजिए। दूसरे वाले त्रिभुज में देखिए क्या आपको दे रखा है। दूसरे वाले त्रिभुज में आपको दे रखा है 30 डिग्री, 70 डिग्री, दो कोण दे रखे हैं और दो कोण दे रखे हैं, तो 30 डिग्री और 70 डिग्री बच गया कौन सा? ये बच गया बच्चों, बच गया वो कितने डिग्री का होगा? 30, 70, 100, 180 में से 100 को घटा दीजिए, 80 डिग्री का बच गया। तो ऐसा त्रिभुज देखिए जिसके अंदर ये कोण है 30, 70, ये वाला है क्या? ये वाला कोण अपने आप 80 डिग्री का आ जाएगा। और तो किसी में 80 डिग्री और 30 डिग्री के कोण नहीं है, तो दूसरा 7वें के क्या है? संगत है। ये हो गया दूसरे वाला। देखो ये ए हो गया एक आंसर, ये बी आंसर आ रहा है आपका। दूसरे वाला समरूप है 7वें वाले के, तथा दूसरे वाले का नाम है त्रिभुज MNP करवा लीजिए बच्चों। यहाँ पर MNP क्या है? यहाँ देखिए MNP समरूप है। M कितना? 70 डिग्री, इधर 70 डिग्री का कौन है? Z, तो M के संगत हो गया Z। यहाँ P 30 डिग्री का, इधर Y 30 डिग्री का, तो यहाँ Y बच गया कौन? X, तो ये हो गया
सांकेतिक भाषा में। अब अगला देखिए तीसरा युग्म देखते हैं बच्चों, तीसरा युग्म देखते हैं। 2, 2.5 और 3 भुजाओं की जानकारी कौन से त्रिभुज में है? भुजाओं, तीनों भुजाओं की जानकारी कौन से त्रिभुज में है? तो तीसरा, और इधर देखिए पांचवा। 2 सबसे छोटी भुजा 2, उसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 4, तो 2/4 1/2 हो गया। ये किसका है? QR अनुपात GF। इसमें दूसरे नंबर की भुजा 2.5 और उसमें दूसरे नंबर की भुजा 5, 2.5/5 1/2। उसमें सबसे बड़ी भुजा 6 और इसमें सबसे बड़ी भुजा 3, तो 3/6 भी 1/2। तो संगत भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं। इसलिए तीसरे वाले या पांचवे वाले के समरूप है। तो आप लिखेंगे तीसरा जो है समरूप है पांचवे वाले के, तथा सांकेतिक भाषा में हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? PQR समरूप है त्रिभुज। अब अच्छा देखिए, सबसे दो भुजाओं के बीच में आ रहा है P, इधर सबसे दो बड़ी वाली भुजाओं के बीच में आ रहा है E, तो P के संगत कौन हो गया? E। P के संगत हो गया E। इधर देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में आ रहा है G, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में आ रहा है R, तो यहाँ हो जाएगा R, PQR और इधर G, और बच गया कौन? एक बच गया F। अब अनुपात देख लीजिए PQ/EG, PQ के बटे में EG, तो 2.5/EG आया क्या? 2.5/EG नहीं है बच्चों। PQ के बटे में दूसरी भुजा के बटे में क्या आना चाहिए था? FE आना चाहिए था। तो आपने क्या देखा है? ये जो संकेत है गलत है। PQ के बटे में क्या आना चाहिए? EG नहीं आना चाहिए। PQ के बटे में आना चाहिए 2.5 से संगत कौन सी है? FE है। तो यहाँ पर संकेत में F को इधर कर दीजिए, यहाँ को संकेत में F को इधर कर दीजिए, तो EFG कर दें, EFG, और फिर चेक करें। इसका मतलब है PQ/EF आना चाहिए। देखिए अब देखिए PQ बटे क्या EF है? PQ/EF 2.5/5 1/2, और QR/FG है क्या? QR 2, FG 4, तो 2/4 और अगली भुजा अपने आप संगत। ठीक है, तो सांकेतिक रूप में ध्यान से लिखेंगे बच्चों, गलत नहीं करना है। अगला देखिए, अगला तीसरे के और कोई त्रिभुज तो नहीं है? और कोई त्रिभुज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चौथा देखिए 80 डिग्री का कोण और 2 भुजाएं, इधर भी 80 डिग्री का कोण और 2 भुजाएं, 3/6 और 2.5/5, 3/6 और 2.5/5। तो जो है बच्चों चौथा जो है समरूप है छठे के, चौथा जो है समरूप है छठे वाले के, और सांकेतिक भाषा में आप लिखेंगे चौथे वाले का नाम है DEF, त्रिभुज DEF, और समरूप है ये। E के संगत कौन सा है? E के संगत है M, E के संगत है M, तो बीच में तो M आएगा। और DE के संगत कौन है? DE के संगत DE 5 बड़ी वाली है या छोटी वाली है? छोटी वाली भुजा, इसमें छोटी कौन सी है? ये, तो MN आएगा। DE के संगत कौन आएगा? MN, तो MN N आ जाएगा, DE MN, और बच गया कौन सा बिंदु? L, तो ये हो जाएगा NML। ये आपका सांकेतिक रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? कैसे समरूपता चेक करते हैं त्रिभुजों में? ए नियम से
ट्रिपल एस नियम से या SAS नियम से। सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समरूपता लिखी कैसे जाएगी सांकेतिक रूप में, ठीक है ना। तो यह भी आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 7 11.3 आकृति में त्रिभुज PQR समरूप दे रखा है TRS हो, तो बताइए कि इस समरूप त्रिभुज के कौन से त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण क्या है परस्पर समान होने चाहिए। तो हल लिखिए। अब आपको पता है क्योंकि त्रिभुज PQR समरूप दे रखा है त्रिभुज TRS, तो बताओ कोण P तो किसके बराबर होना चाहिए, कोण T के। कोण Q किसके बराबर होना चाहिए, कोण R के। और इसका कोण R किसके बराबर होना चाहिए, कोण S के। PQR का कोण P TRS के किस कोण के बराबर होना चाहिए, PQR का कोण P TRS के कोण T के बराबर होना चाहिए। इसका कोण Q PQR का कोण Q इसके कोण R के बराबर होना चाहिए, छोटे वाले त्रिभुज के। और R वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, PQR का R कोण किसके बराबर होना चाहिए, S वाले कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इस R में कंफ्यूजन है, इसलिए हम इन नामों को क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं बच्चों। कैसे, देखिए PQR के एंगल P का नाम आप इस तरीके से लिखिए, एंगल QPR बराबर होगा T, तो एंगल RTS के, ठीक है। एंगल Q का नाम लिख दीजिए PQR, इसमें Q किसके बराबर होना चाहिए, एंगल TRS के। तथा बच्चों एंगल R को अपन क्या लिखेंगे, PRQ किसके बराबर होना चाहिए, PR वाला S के, तो एंगल RST के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। आसान सा प्रश्न था, अगर समरूप दे रखे हैं तो कौन से वाले संगत बराबर होंगे, यही तो पूछा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 आपको आकृति में उन त्रिभुजों को का चयन करना है जो परस्पर समरूप हैं। यदि एंगल CBE कौन सा है, ये वाला एंगल CBE किसके बराबर है, एंगल CAD के, तो आप चयन कर लीजिए। तो देखिए त्रिभुज अगर मैं बात करूं CBE की तथा मैं बात करूं त्रिभुज CAD की, इन दोनों त्रिभुजों में देख लो कोण A क्या है CBE में, और इसमें दोनों में कोण C कॉमन है। कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण CBE किसके बराबर दे रखा है, कोण CAD के बराबर दे रखा है। तो AA नियम से बच्चों, AA नियम से त्रिभुज जो CBE है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज C के संगत C, B के संगत A और D। ये दोनों वो त्रिभुज हैं जो कि क्या हैं, परस्पर समरूप हैं, ठीक है। इन्हीं का चयन आपको करना था। अगला प्रश्न संख्या 9 इस आकृति में PQ समांतर है RS के, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ये आपको सिद्ध करना है। तो लिख लीजिए दिया गया है, क्या दिया गया है, PQ समांतर है RS के। सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। उपपत्ति देख लीजिए, उपपत्ति जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उन्हीं में उठा के देखिए POQ व SOR में। त्रिभुज POQ और SOR में अगर आप देखें तो क्या कोण POQ बराबर है कोण SOR के। ये POQ कोण SOR कोण के बराबर है। क्यों है,
क्योंकि ये है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये क्या हैं, बराबर हैं। और बच्चों एंगल, इसका एंगल P उसके एंगल S के बराबर है क्या, एंगल P S के बराबर है क्या, क्यों है बराबर, PQ पैरेलल RS के मध्य एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। कौन सा नियम, AA नियम से, AA नियम से त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज क्या, SOR, हैंस प्रूफ। कितना आसान है अगर आपने त्रिभुजों की समरूपता के नियम अच्छे से पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे चलिए। अब प्रश्न संख्या 10, सुंदर कन्या वाला प्रश्न। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर लंबी होगी। इस प्रश्न का जवाब देते हैं बच्चों। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और क्या है कहानी, कहानी है कि एक लड़की है जो कि चल रही है एक खंबे से दूर। चलिए ये धरातल बना लेते हैं, ये है धरातल अपना, ठीक है। और लड़की इधर की ओर आएगी। और एक बना लेते हैं बच्चों हम खंबा, ये लो। अच्छा क्या कोई भी पोल हमेशा धरातल पर वर्टिकली ही खड़ा माना जाएगा? तो आपको पता है ये जो कोण है 90 डिग्री का होगा और AB वो है पोल, जहाँ पर क्या 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 है बच्चों, जहाँ पर ये है बल्ब, जहाँ पर ये बल्ब लगा है, ठीक है। इस पोल पे ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, हंस रही है ट्यूबलाइट, ठीक है। और क्या है, एक लड़की है 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की, जो फिलहाल क्या कर रही है, यहाँ खड़ी है खंबे के नीचे। देखो कहाँ खड़ी है, खंबे 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बल्ब 1.2 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि भूमि से बल्ब कितना है 3.4 मीटर की ऊंचाई पर, तो 4 सेकंड बाद में लड़की का पता हमें करना है। तो ये जो बल्ब है वो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर बोला गया है हमें बोला गया है कि ये 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगा है और एक लड़की यहाँ बिंदु B से चलना स्टार्ट हुई है और उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर की है और वो खंबे से क्या जा रही है, दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद में आपको बताना है उसकी छाया की लंबाई। तो लड़की जो है इधर से जा रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। देखिए स्पीड क्या दे रखी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और खंबे से दूर जा रही है 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद आपको उन्हें बोला कि सर लड़की यहाँ पहुँच गई है। अच्छा अगर ये लड़की का नाम मैं रख देता हूँ CD, लड़की का नाम क्या है, नामकरण कर दिया है हमने, इसका नाम है CD, और बल्ब लगा है दूसरी ओर। छाया किधर होगी, छाया होगी बच्चों, छाया होगी इधर की ओर। जैसे ये यहाँ आके भिड़ेगा, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट जहाँ पर जाके भिड़ेगी इस बिंदु E पर, तो ये DE क्या हो जाएगी, लड़की की छाया की लंबाई हो जाएगी। लड़की भी सीधी खड़ी है, 90 सेंटीमीटर की लंबी लड़की है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.9 मीटर लंबी ये क्या है, लड़की है। आपको छाया DE की लंबाई निकालनी है, तो क्या खेल है उसको लिख लेते हैं। हल में हम लिखेंगे माना AB 3.6 मीटर ऊंचाई वाला, 3.6 मीटर ऊंचाई वाला एक खंबा है तथा CD
एक लड़की है जिसकी लंबाई बराबर 90 सेंटीमीटर अर्थात 0.9 मीटर। सारे आंकड़े हमें मीटर में रखने हैं ताकि आंसर अपना बिल्कुल परफेक्ट आए, एक ही यूनिट में आए। अब देखिए, क्योंकि लड़की की चाल बराबर क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, अतः 4 सेकंड में चली गई दूरी वो हो जाएगी चाल गुणा समय अर्थात 4.8 मीटर। तो ये जो डी है वो 4.8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में, ए बी ई और सी डी ई में देखें तो एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, और एंगल ई दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। एंगल ई उभयनिष्ठ है, इसलिए ए समरूपता नियम से आप बोलेंगे त्रिभुज ए बी ई जो है समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, और अगर ये समरूप हैं तो ए बी बटे सी डी बराबर होगा बी ई बटे डी ई के, और डी ई तो आपको निकालना है, ए बी आपको दे रखा है 3.6, सी डी आपको दे रखा है 0.9, बी ई कितना है बच्चों 4.8 प्लस एक्स, और ये कितना है x। तो ये तो कट गया 4 बार, यहाँ से आ गया 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स, और 3x बराबर आ गया 4.8, और x बराबर आ गया 1.6 मीटर, अर्थात 0.9 सेंटीमीटर वाली लंबी लड़की की छाया की लंबाई। अतः आप लिख दें, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, अतः अभिष्ट छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको भ्रम हो जाएगा कि ये चैप्टर 8 का अध्याय 8 का प्रश्न है, लेकिन अध्याय 8 में हमने उन्नयन कोण और नमन कोण की चर्चा की थी, यहाँ पर वैसी कोई चर्चा हमने नहीं की है। तो बच्चों दोनों चीज़ों को सेपरेट रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 11, प्रश्नावली 11.3। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या खेल चल रहा है, इस पे चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, धरातल पर एक क्या है, एक मीनार है, और एक क्या है, एक स्तंभ है। ठीक है, तो जब किसी समय स्तंभ की लंबाई क्या है, उस स्तंभ की लंबाई है 12 मीटर, तो ये हम मानते हैं कि ये 12 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, और ये एक मीनार है। इसकी छाया की लंबाई हमें पता है, लेकिन हमें इसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। तो क्या खेल चल रहा है बच्चों, अगर देखिए इधर क्या है, हमारे सूर्य देवता हैं। हमारे सूर्य देवता अगर इस साइड हैं, तो बताइए मीनार की छाया और स्तंभ की छाया किधर बनेगी, धरातल के इस ओर बनेगी। आपसे कहा गया है बच्चों कि इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ AB की छाया की लंबाई, AB क्या है 12 मीटर है, और इसकी छाया की लंबाई 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। उसी समय आपको इस मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है 56 मीटर, और आपको ज्ञात करना है इस मीनार CD की
ऊंचाई, तो आप क्या मान लेंगे, ऊंचाई क्या है, h मीटर। तो आपको क्या ये बात पता है कि किसी समय एक ही समय में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके लिए सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण थीटा सबके लिए क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और जितनी भी मीनारें हैं, स्तंभ हैं, खंबे हैं, व्यक्ति हैं, सबको हम क्या मानते हैं, धरातल पर ऊर्ध्वाधर मानते हैं, 90 डिग्री मानते हैं। तो इस प्रश्न का हल करते समय हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, माना ए बी बराबर तो क्या है, ए बी है 12 मीटर लंबाई वाला, 12 मीटर लंबाई वाला स्तंभ, ठीक है। ए बी 12 मीटर लंबाई वाला स्तंभ है और बी पी इसकी छाया की लंबाई है। बी पी क्या है, स्तंभ की छाया की लंबाई है। और अगर ये छाया की लंबाई है तो ये कितनी है, 8 मीटर। सी डी क्या है बच्चों, सी डी है मीनार की ऊंचाई है, वो आपने कितनी मानी है, h मीटर क्या किया है, माना है, ठीक है। और इसके अलावा डी क्यू क्या है, डी क्यू आपने मानी है, डी क्यू मान ली है मीनार की छाया की लंबाई, तो सीन आपको समझ में आ रहा है क्या सीन है, धरातल है, धरातल पर एक क्या है, स्तंभ है, कितना लंबा है, 12 मीटर लंबा है। उसी धरातल पर एक मीनार है, कितनी लंबी है, h मीटर है। किसी टाइम स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। उसी समय मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 56 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है कि इनकी मीनार की ऊंचाई क्या है। तो अब देखिए, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज सी डी क्यू में, दोनों में देखिए एंगल P बराबर एंगल Q है। क्यों है, किसी समय ये क्या है, सूर्य के उन्नयन कोण है, या हम कह सकते हैं सूर्य के उन्नताश कोण है, उन्नयन कोण। तो किसी समय सूर्य के उन्नयन कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल P और एंगल Q दोनों क्या हैं, बराबर। और एंगल B बराबर है एंगल D के, क्योंकि प्रत्येक बच्चों क्या है, 90 डिग्री का है, हर एक 90 डिग्री का है। अतः बच्चों आप लिखेंगे ए नियम से त्रिभुज ए बी पी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी क्यू के। देखिए ए के संगत एंगल सी है, बी के संगत डी है और पी के संगत कौन है, क्यू। तो ऐसा आप संगतता का ध्यान रखेंगे जब भी आप क्या रखेंगे, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो संगतता का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए बी पी समरूप हो गया सी डी क्यू के। अतः बच्चों इंप्लाइज करेगा, क्योंकि देखो त्रिभुज ए बी पी है जो समरूप है त्रिभुज सी डी क्यू के, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कहने का मतलब ए बी बटे सी डी बराबर बी पी बटे डी क्यू, बी पी बटे डी क्यू और बराबर ए पी बटे सी क्यू रहेगा। और ए बी बच्चों आपको पता है 12 मीटर है, सी डी आपको पता करनी है, यानी कि सी डी आपने क्या माना है, h माना है, तो ये h हो गया। बी पी आपको दिया गया है 8 और डी क्यू के दिया गया है 56, 8 से इसको कैंसिल करेंगे 7 बार और h बराबर आ जाएगा 12 गुणा 7 अर्थात 84। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, मीनार की ऊंचाई बराबर है 84 मीटर। देख लीजिए
मीनार की ऊंचाई है 84 मीटर। क्या किया है आपने? आपने माना है एक धरातल पर ए बी, तो क्या है? ए बी है बच्चों आपके पास स्तंभ, और सी डी क्या है? सी डी आपके पास है मीनार। स्तंभ की ऊंचाई आपको दे रखी है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। किसी समय छाया दे रखी है मीनार की और स्तंभ की और मीनार की, दोनों की। तो आपने क्या किया है? समरूपता का कंसेप्ट यूज करके आपने इस प्रश्न को क्या कर दिया है बच्चों? हल कर दिया है। ठीक है, कितना आई ऊंचाई मीनार की? 84 मीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्नावली 11.3 का अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BD पर लंब BD पर लंब डालने पर AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए हल करते हैं हम। क्या कहा गया है इस पर विचार करेंगे। ABC के शीर्ष A से, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से क्या किया गया है? ये इस तरीके से एक त्रिभुज है बच्चों। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है त्रिभुज ABC। उसकी शीर्ष A से सम्मुख भुजा BD पर, सम्मुख भुजा BC बच्चों, सम्मुख भुजा त्रिभुज में तो BC होगा। सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए आपके पास A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C इसका क्या है? शीर्ष है। A से सम्मुख भुजा BC पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर, तो यहाँ से आपने क्या किया है? लंब डाला है A से आपने लंब डाला है किस पर? BC पर। तो A से लंब डालेंगे बिंदु A से लंब डालेंगे हम किस पे? BC पर। तो लंबवत रेखा कहाँ पे जाके मिलेगी BC को? बिंदु D पर। तो ये आपने क्या किया है? AD लंब खींचा है BC पर। और आपको क्या दिया गया है? AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC। तो आपको बच्चों दिया क्या गया है? देखिए दिया गया है में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD जो है लंबवत है BC के, तथा बच्चों AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर DC बटे AD। अच्छा देखिए जो ऊपर आपने लिखा है AD और DC कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं? AD और DC की अगर हम बात करें, AD और DC, AD ये रही, AD ये रही और DC ये रही। तो AD और DC क्या इस त्रिभुज एक की भुजाएं हैं? और नीचे वाले देखिए जो BD और AD है, BD और AD ये त्रिभुज दो की क्या हैं? भुजाएं हैं। और आपने AD क्या डाला है? लंब डाला है BC पर। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए देखिए बच्चों उपपत्ति देखिए, उपपत्ति त्रिभुज ADC व त्रिभुज
ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में आप बोलेंगे कि एंगल ADC बराबर एंगल ADB, ADC बराबर ADB। ये ADC एंगल ADB एंगल के बराबर क्यों है? क्योंकि बच्चों प्रत्येक जो है प्रत्येक 90 डिग्री का है। दिख गया आपको प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तथा देखिए AD बटे BD बराबर है DC बटे AD के। और क्योंकि दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है और दो जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और इनके मध्य के कोण क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए कौन से नियम से? अतः SAS नियम से। देख लीजिए बच्चों, SAS नियम से। ये कहाँ से लिखा आपने? ये दिया है बच्चों, ये दिया गया है आपको, देख लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि त्रिभुज ABD और ACD में दो भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं और उनके मध्य के कोण भी बराबर हैं। इसलिए SAS नियम से त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा D के साथ, तो D ही आएगा। AD के संगत कौन है? DC है। AD के संगत DC है तो BD A आ जाएगा। देख लो, AD के संगत है BD, DC के संगत है AD और AC के संगत हो जाएगा AB। ठीक है, तो संगतता का ध्यान रखेंगे बच्चों। जब भी आप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में समरूप लिखेंगे तब संगतता का ध्यान रखेंगे। एंगल D इसके एंगल D के बराबर है। अच्छा, अगर ये चीज क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बच्चों इनके अन्य संगत कोण भी बराबर होंगे। देखिए, इसका जो ये कोण A है, इसका जो कोण ये A है, ये वाला कोण A, ADC का कोण A, यानी कि कोण 1 किसके बराबर होगा? ये कोण 1 बराबर होगा कोण B के। कोण B कहाँ है? ये रहा, ये कोण B के बराबर होगा। इसका कोण D उसके कोण D के बराबर है ही। इसका कोण C, ये वाला कोण 3, ये वाले कोण A के बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कोण 1 तो बराबर होगा कोण 2 के, तथा बच्चों कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। अब देखें आप, अब त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मतलब 180 डिग्री है क्या? आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण एक को आप लिख सकते हैं, कोण A को आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4। B को आप क्या लिखेंगे? एंगल 2 और C को आप लिखेंगे एंगल 3। ये तो हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल B और ये एंगल C कितना है? 180 डिग्री है सबका टोटल। एंगल 1 प्लस एंगल 4 अपनी जगह, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिखा जा सकता है, एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिखा जा सकता है 180 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब एंगल A और इसका मतलब भी एंगल A बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल A कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का आ जाएगा। और जब एंगल A 90 डिग्री का आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अतः त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले दिया गया है में त्रिभुज ABC में AD जो है लंबवत है BC, शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डाला गया है AD। तो AD लंबवत है BC के, AD स्क्वायर बराबर दे रखा है BD गुणा DC। इसका मतलब AD बटे BD DC बटे AD के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ACD और BCD
ACD और ABD की संगत भुजाएं क्या हैं? दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं और इनके मध्य के कोण भी बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। समरूप है तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। हमें पता है इन सबका टोटल 180 डिग्री होता है। यहाँ से कोण A 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब त्रिभुज ABC का एक कोण 90 डिग्री आ गया। और एक कोण 90 डिग्री आने का क्या मतलब है बच्चों? त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समझ में आ गया? लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया है आपने। और इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हर बार जब आप अध्याय पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को क्या करेंगे? बार बार हल करेंगे और रफ कॉपी में 2-3 बार करेंगे तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे मैथ्स में उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो कहानी क्या है बच्चों? कहानी ये है कि अगर आप एक त्रिभुज लेंगे, और फिर क्या करेंगे? इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु लेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है? A B और C। AB का मध्य बिंदु मान लें आप क्या है? D है। AB का मध्य बिंदु है D, AC का मध्य बिंदु है E, और इसका मध्य बिंदु मान लें F। तो ये मध्य बिंदु मिल गया आपको। मध्य बिंदु मिल गए क्या बच्चों? मध्य बिंदु D मिल गया आपको, E मिल गया और F मिल गया। तो मध्य बिंदु DEF किसके हैं? ये हैं त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। आपसे कहा गया है कि अगर इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, त्रिभुज की भुजाओं के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर चारों त्रिभुज, देखो मिला के देखते हैं, D E और F को हम अगर मिलाएं तो क्या आपको 4 त्रिभुज मिल गए। D E और F को मिलाने से 4 त्रिभुज कौन से मिले बच्चों? एक तो मिल गया ADE ऊपर वाला, कोणे A वाला, कोण B वाला देखो BDF, कोण C वाला और CEF, और एक बिल्कुल बीचों बीच आपको दिख रहा है त्रिभुज DEF। तो ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज कौन सा? ABC के समरूप है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए हम लिखेंगे दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, और दिया गया है में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, AC व BC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F हैं। D, E तथा F हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है D, E तथा F को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ADE, त्रिभुज BDF, त्रिभुज CEF तथा त्रिभुज DEF मूल त्रिभुज ABC के समरूप हैं। ये बच्चों आपको सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति, हल देखिए बच्चों बहुत ही आसान है।
बहुत ही आसान है। अगर आपको याद है मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है बच्चों? आपको पता है त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। अतः इस प्रमेय से हम लिखेंगे, देखिए बच्चों, क्योंकि मध्य बिंदु लिख देता हूं बच्चों मैं मध्य बिंदु प्रमेय, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय क्या है बच्चों? त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अतः देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC में आपको क्या पता है? DE बताइए किसके समांतर होगी? DE समांतर होगी BC के, तथा DE जो है आधी होगी BC के। DE समांतर होगी BC के और DE आधी होगी BC के। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही EF किसके समांतर होगी? EF समांतर होगी AB के, EF समांतर होगी AB के, तथा EF जो है आधी होगी AB के, क्योंकि भुजाएं कौन कौन सी हैं? BC और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, इसीलिए ये तीसरी भुजा के आधी और समांतर होगी। तथा बच्चों आप देख सकते हैं DF जो है समांतर होगी AC के, तथा DF समांतर होगी AC के, और DF जो है हाफ ऑफ AC भी रहेगी। समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब आ जाते हैं हम अपने काम पर। हमारा काम क्या था? हमारा काम था इन चारों त्रिभुजों को मूल त्रिभुज के समरूप करने का। तो देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए त्रिभुज ADE या मैं लिखूं ABC के साथ त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। तो हमारे पास डायग्राम बच्चों आपको याद है ना? ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC, और ये भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज DEF। तो मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? मूल त्रिभुज। और त्रिभुज ADE की बात अगर हम करें तो क्या दोनों में एंगल A उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ है क्या? उभयनिष्ठ है। देख लीजिए चित्र में, देखिए बच्चों, ये ADE का भी एंगल है, ADE का भी एंगल है और ABC का भी एंगल है। फिर आप देखिए एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। एंगल B जो है ना एंगल D के बराबर है। क्यों है बच्चों? क्योंकि DE समांतर BC है तथा एंगल B व एंगल D संगत कोण हैं।
भाई समांतर रेखाओं के मध्य क्या है, ये संगत कोण है। तो मैं इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा बच्चों समांतर रेखाओं BC, समांतर रेखाओं DE पैरेलल BC के मध्य संगत कोण, ये क्या है बच्चों, संगत कोण है, इसलिए ये बराबर हैं। अतः बच्चों AA नियम से आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज ADE के। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें, अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसी प्रकार आप देख लीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDF में, ABC और BDF में देखो क्या एंगल B, इनमें एंगल B उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में और पूरे बड़े त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और पूरे बड़े त्रिभुज B में, ABC में एंगल B क्या है, उभयनिष्ठ है। और देखिए बच्चों इसका एंगल F, इसके एंगल C के बराबर है। तो इस त्रिभुज ABC का एंगल C इसके एंगल F के बराबर है। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये भी क्या हैं, संगत कोण हैं। किनके मध्य, DF समांतर AC के मध्य संगत कोण है। अतः AA नियम से बच्चों त्रिभुज ABC समरूप हो गया, B के संगत B, C के संगत कौन हो जाएगा F, और यहाँ क्या बच जाएगा, BDF था ना, तो DBF। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, पांचवा रिलेशन। तथा देखिए बच्चों, अब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज CEF में, ABC व CEF में अगर आप देखें तो कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण C क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है। देख लो इस छोटू त्रिभुज में और पूरे बड़े त्रिभुज ABC में कोण C उभयनिष्ठ है। और इसका कोण F बच्चों किसके बराबर है, पूरे बड़े त्रिभुज के कोण B के बराबर कह सकते हो। इसका कोण B इसके कोण F के बराबर है। क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। इसलिए कौन से नियम से, AA नियम से त्रिभुज ABC जो है समरूप हो जाएगा, C के संगत C, B के संगत F और इधर EF C के संगत समरूप हो जाएगा। अब बच गया बीच वाला त्रिभुज। अब देखिए बच्चों, अब देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में अगर आप देखें तो आप पाएंगे DE बटे BC कितना है, DE बटे BC 1/2 है। EF बटे AB भी 1/2 है। EF बटे AB भी 1/2 है। और बच्चों AC DF बटे AC ये सब क्या हैं, 1/2 हैं। तो कौन से नियम से, SSS नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A के संगत कोण हो जाएगा F,
बी के संगत कोण हो जाएगा, बी के संगत कोण हो जाएगा ई, और सी के संगत कोण हो जाएगा डी। तो एफ ई डी के क्या है, समरूप है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6 और ये हो गया समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 1, 2, 3 समीकरण 4, 5, 6 व 7 से देख लो, ए बी सी कॉर्नर ए पर जो त्रिभुज बना है उसके समरूप है, ए बी सी कॉर्नर बी पर जो त्रिभुज बना है उसके समरूप है, ए बी सी कॉर्नर सी पर जो त्रिभुज बना है उसके समरूप है, और ए बी सी बीच वाले त्रिभुज के भी समरूप है। तो चारों त्रिभुजों के क्या है, समरूप है। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः बच्चों देखिए आप लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप होते हैं, मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप होते हैं बच्चों। और ये अगर मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप है तो ये आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देख लीजिए प्रश्न, लिखिएगा बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए। सबसे पहले ये लिखिए, ये वाली स्लाइड कॉपी कीजिए, लिखिए, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये। अच्छा, चित्र आपको एक ही बार बनाना है, चित्र आपको एक ही बार बनाना है, लिखिए। और फिर बाद में आप क्या कीजिए बच्चों, बिना देखे समझ तो गए हैं आप, तो बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, आकृति में दर्शाए अनुसार ए बी जो है लंबवत है बी सी के, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। और डी सी जो है लंबवत है बी सी के, डी सी ये लंबवत है बी सी के, इसका मतलब ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अच्छा, अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं तो ए बी क्या डी सी के समांतर है क्या, बिल्कुल ए बी डी सी के समांतर हो जाएगी, क्योंकि जो क्या है, अंतराभिमुख कोण, समांतर रेखाओं के मध्य आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। डीई जो है परपेंडिकुलर एसी पे है, डीई क्या है, परपेंडिकुलर एसी, इसका मतलब ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज सीईडी, ये छोटे वाला त्रिभुज सीईडी समरूप है त्रिभुज एबीसी इस बड़े वाले त्रिभुज के। तो देखिए बच्चों, दिया गया है में तो आप क्या लिखोगे, दिया गया है, इसमें आप लिखोगे आकृति में, एक तो लिखेंगे आप ए बी लंबवत है बीसी के, दूसरा आप लिखेंगे डीसी जो लंबवत है बीसी के, और तीसरा आप लिखेंगे डीई जो लंबवत है एसी के। सिद्ध करना है त्रिभुज सीईडी समरूप त्रिभुज एबीसी। तो देखिए बच्चों, उपपत्ति, क्या आप ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, देखिए किसी समतल में एक ही रेखा के लंबवत रेखाएं परस्पर
समांतर होती है, ये बात हम जानते हैं। कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर देखिए ये एक रेखा है, इस पर जो लंबवत रेखाएं होंगी, इस पर जो लंबवत रेखाएं होंगी, ये लंबवत रेखाएं आपस में क्या होंगी बच्चों, समांतर होंगी, ये बात हम जानते हैं ना। तो किसी भी समतल में एक ही रेखा पे लंबवत जो रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती है, ये बात हमने लिखी है। अब देखिए ये जानते हैं हम। अब क्योंकि आपको पता है ए बी जो है लंबवत है बी सी के, तथा डी सी भी क्या है, लंबवत है बी सी के, इसका मतलब ये ए बी और डी सी क्या हैं, समांतर हैं। और अगर ये समांतर हैं तो बच्चों कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के। और देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लिखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी। क्यों हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण हैं। और बच्चों यहाँ देखिए ए सी डी बोलो चाहे से ई सी डी बोलो, ए सी डी भी वही कोण है जो ई सी डी कोण है। तो मैं इसको लिख दूंगा कोण बी ए सी बराबर कोण ई सी डी, समीकरण नंबर 1। ये बात समझ में आ गई है। तब आगे बढ़ते हैं, हमें सिद्ध करना है सी ई डी और ए बी सी को समरूप। तो अब लिख दीजिए आप, अब त्रिभुज सी ई डी व त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा ए बी सी में जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है, और इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर कोण ई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका कोण बी 90 डिग्री का, इसका कोण ई 90 डिग्री का, इसका कोण बी ए सी, इसका कोण बच्चों कौन सा, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है उसके कोण ई सी डी के। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं। तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, अतः ए नियम से त्रिभुज सी ई डी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। यही आपको सिद्ध करना है, हैंस प्रूव बच्चों, हैंस प्रूव। देख लीजिए एक बार पुनः, ये चीज़ें आपको दी गई हैं और इनसे हमने क्या रिजल्ट निकाला है, इनसे दी गई चीज़ों से हमने रिजल्ट निकाला है कि ए बी समांतर होगा डी सी के। क्योंकि किसी समतल में एक ही रेखा के अगर आप लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो सारी लंबवत रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और अगर ये समांतर है तो एकांतर कोण होने की वजह से ये बराबर हो गए। और ए सी डी की जगह तो हम ई सी डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण एक ही हैं। अब दोनों त्रिभुजों में क्या है, दो कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है 11.3 का, दैट इज GBQ, गुड बाय क्वेश्चन। त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु M है, BC का मध्य बिंदु M है। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए EX/BE बराबर 1/3। प्रश्न क्या है, कहानी क्या है, चित्र में समझते हैं। एक बात हो रही है, एक त्रिभुज की बात हो रही है, एक त्रिभुज की। त्रिभुज में क्या है बच्चों, त्रिभुज ABC में ABC में कहानी कही गई है किसकी, BC के मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु कौन है, BC का मध्य बिंदु M नहीं बच्चों, D है, क्योंकि AD जो है BC का मध्य बिंदु कौन है, D। मध्य बिंदु को हम M लेते हैं, इस वजह से ऐसा लिख दिया गया है। BC का मध्य बिंदु कौन है, D है। और क्या किया गया है बच्चों, BC का मध्य बिंदु है D, तो यहाँ AD इसकी क्या हो जाएगी, AD माध्यिका हो जाएगी।
BC का मध्य बिंदु D है और AD क्या है बच्चों, माध्यिका है, AD माध्यिका है। सही कर लेते हैं इसको। ये है बिंदु C, वर्टेक्स C, और ये है AD, इसकी क्या है, माध्यिका है, सीधी लाइन खिंच जा भाई। अच्छा, D क्या है, BC का मध्य बिंदु, इसका मतलब BD और DC क्या है बच्चों, बराबर। AD को क्या किया गया है बच्चों, AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा, यदि AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा B से इस प्रकार खींची जाए, B से रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वो AD का समद्विभाजन करे, AD का समद्विभाजन करे, ये रेखा AD का समद्विभाजन करे, और बच्चों AC को कहाँ मिले, X पे मिले, और समद्विभाजन कहाँ करे, E पर करे। देख लीजिए कि वह AD को E पर काटते हुए AC को क्या करे, X पर मिलती है। वापस से समझिए बच्चों, त्रिभुज जो है ABC, उसकी भुजा BC का मध्य बिंदु D है, और AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा जो कहाँ से खींची जाए, B से खींची जाए, वो AD को तो कहाँ पे काटे, E पर काटे, और AC को कहाँ पर काटे, X पे काटे। तो आपको सिद्ध करना है EX बटे BE, EX बटे BE कहाँ है, EX बटे BE ये बटे ये बराबर है 1/3 के, और ये इसका क्या हो रहा है, इस AD का समद्विभाजन हो रहा है। इसका मतलब AE जो है DE के बराबर है। समझ में आई बात। अब देखिए लिखते हैं कॉपी में हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, तथा शीर्ष B से एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि यह AD का बिंदु E पर समद्विभाजन करे तथा AC को बिंदु X पर काटे। ये आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि EX बटे BE बराबर 1/3। कई सारी किताबों में आपको ये EX बटे BE बराबर 1/2 लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होगा। AX बटे BE 1/2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद में, जब हम इसकी उत्पत्ति कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए दिया गया है, सिद्ध करना है। अब देखिए रचना करनी पड़ेगी बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए। और रचना क्या है, क्या आपको हमेशा x के साथ y मिलता है, तो याद रखिएगा x के साथ y मिलेगा, इसलिए हमें y लाने के लिए रचना कैसे करेंगे हम। ये जो x वाली लाइन है ना BX, इसके समांतर रेखा खींच लेते हैं dy। BX के समांतर रेखा क्या खींच लेते हैं बच्चों, dy खींच लेते हैं। तो आपने क्या किया है बच्चों, BX समांतर dy खींचिए या खींची, BX समांतर dy खींच ली। अब देखिए उपपत्ति प्रूफ देखिए 1/3 आएगा कि 1/2 आएगा, अपने आप आ जाएगा 1/3 ही आएगा, 1/2 क्यों नहीं आ सकता, उसके लिए वेट करना पड़ेगा बच्चों। देखिए
उपपत्ति में सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ जिसके अंदर BX समांतर है DY के। मैं ले रहा हूँ त्रिभुज BCX, त्रिभुज BCX व त्रिभुज DYC में। BCX और DYC कहाँ है? BCX ये रहा त्रिभुज BCX, ये बड़े वाला त्रिभुज BCX, और ये छोटा यहाँ पे छोटू राम, इसका नाम क्या है? DYC। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण C बच्चों, कोण C के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। देख लीजिए ये कोण C दोनों त्रिभुजों में है इसलिए बराबर है। और बच्चों एंगल XBC बराबर है एंगल YDC के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर हैं? क्योंकि समांतर रेखाओं BX समांतर DY के मध्य संगत कोण हैं। समांतर रेखाओं के एक ही और तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस समांतर रेखाओं के एक ही और बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं, बराबर हैं। तो बच्चों कौन सा नियम? इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, तो कौन सा नियम? AA नियम से आप लिख दें। दो कोण बराबर है तो AA नियम से बच्चों क्या हो जाएगा? त्रिभुज BCX समरूप हो जाएगा DCY के समरूप हो जाएगा। और जब ये समरूप हैं इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो आप बोलेंगे BC बटे DC बच्चों, BC बटे DC बराबर BX बटे DY बराबर CX बटे CY। ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, D जो है BC का क्या है? मध्य बिंदु है। अतः आप बोलेंगे BD बराबर DC बराबर हाफ ऑफ BC। तो DC बराबर क्या आ गया? हाफ ऑफ BC आ गया। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से देखिए BC बटे DC बराबर है BX अपॉन DY के। और यहाँ से BC जगह BC और DC की जगह 1/2 BC लिख सकते हैं और BX बटे DY है। और यहाँ से 2DY बराबर क्या आ गया? BX आ गया। समीकरण नंबर 3। कैसे? देखिए बच्चों, ये 1/2 का 2 ऊपर चला गया, 2BC बटे BC, BC से BC कैंसिल हो गया और DY 2 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो BX का मान आ गया है 2DY। अब देखिए वापस से मैं बात करूंगा त्रिभुज ADY दिख रहा है आपको, और AEX की, ADY और AEX की बात करूंगा। तो अब देखिए बच्चों, त्रिभुज ADY
वह त्रिभुज ए ई एक्स में ए डी वाई और ए एक्स में आप देखिए, कॉपी में डायग्राम बना लीजिए। एंगल ए क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ है। एंगल ए उभयनिष्ठ है। अगर आप देख पा रहे हैं, एंगल ए ई एक्स में भी है और ए डी वाई में भी है। यहाँ एक बार और डायग्राम मैं बना देता हूँ। त्रिभुज है आपके पास ए बी सी। ये ए डी क्या है? ए डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। बी डी डी सी के बराबर है। बी से एक रेखा इस तरीके से खींची गई है, एक रेखा इस तरीके से खींची गई है कि ए सी को एक्स पे मिले और ए डी का बिंदु ई पर समद्विभाजन करें। और मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ए ई एक्स और ए डी वाई की, और यह आपने क्या की है? रचना की है। बी एक्स समांतर डी वाई। तो ए ई एक्स और ए डी वाई में आप देखेंगे एंगल ए उभयनिष्ठ है और एंगल ए डी वाई बराबर है एंगल ए ई एक्स के। ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के मध्य बने क्या हैं? संगत कोण हैं। और ये संगत कोण होने की वजह से बराबर हैं। और क्योंकि अब इस त्रिभुज के दो कोण ए डी वाई के दो कोण त्रिभुज ए ई एक्स के दो कोणों के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप हैं तो आप लिख सकते हैं ए डी बटे ए ई बराबर डी वाई बटे ई एक्स बराबर ए वाई बटे ए एक्स। सही है, ए वाई बटे ए एक्स। ये लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, इसलिए आपने ऐसे लिख दिया। समीकरण नंबर 4। क्योंकि बच्चों बी एक्स ए डी का बिंदु ई पर क्या करती है? समद्विभाजन करती है। अच्छा, समद्विभाजन करने का क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि ए ई जो है ई डी के बराबर है और ये ए डी के आधे आधे हैं। समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 4 व 5 से आपको मिल जाएगा ए डी बटे ए ई है क्या? ए डी बटे ए ई एक्स। ए डी बटे ए ई बराबर डी वाई बटे ई एक्स। अच्छा, यहाँ आगे देखिए बच्चों, ए डी की जगह ए ई की जगह आप लिख सकते हैं 1/2 ए डी बराबर डी वाई बटे ई एक्स। और ये हो जाएगा 2 ए डी बटे ए डी बराबर डी वाई बटे ई एक्स। और यहाँ से देखो ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, 2 एक्स बराबर डी वाई आ गया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 एक्स बराबर 2 डी वाई आ जाएगा क्या? और 2 डी वाई का मान क्या है? बी एक्स है। समीकरण 2 से 4 एक्स बराबर आ जाएगा बी एक्स, क्योंकि 2 डी वाई बराबर है बी एक्स के। तो 2 डी वाई की जगह हमने बी एक्स रख दिया। अब देखिए चित्र में बी एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 4 एक्स बराबर बी ई प्लस क्या लिख सकते हैं? बी ई प्लस ई एक्स लिख सकते हैं। बी ई प्लस ई एक्स।
और ये EX इधर आके माइनस हो जाएगा, 3EX बराबर BE आ जाएगा। और बच्चों क्या लिख देंगे हम लिख देंगे EX बटे BE बराबर 1/3, EX बटे BE बराबर 1/3। हैंस प्रूव EX बटे BE बराबर 1/3। तो आपको समझ में आया किस तरीके से करना है, दिया गया है, सिद्ध करना है, क्या रचना है, किस तरीके से आप इसको हल करेंगे, कौन कौन से त्रिभुज आपको क्या करने हैं, कौन कौन से त्रिभुज आपको समरूप करने हैं, और फिर संगत भुजाएं कौन सी लेनी हैं। आपको क्लियर हुई कि नहीं बात। अब आ जाते हैं हमारे उस प्रश्न पे जिस पर हमें कहा गया है कि EX बटे BE 1/2 क्यों नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, क्योंकि त्रिभुज ABC में आपने कहा है कि AD क्या है, BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD माध्यिका हो गई। और ये BEX इस तरीके से खींचा गया है कि क्या रहे बच्चों, AE बटे BE बराबर 1/2 रहे। तो आप कहेंगे कि BE जो है, BE वाला हिस्सा 2 होना चाहिए और EX वाला हिस्सा 1 होना चाहिए। तो 2:1 में कौन विभाजित कर रहा है BX को 2:1 में विभाजित कर रहा है AD। इसका मतलब ये E क्या हो गया, केंद्रक हो गया। E क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और अगर केंद्रक हो गया तो ये भी बच्चों 2:1 होना चाहिए, ये भी 2:1 होना चाहिए। जबकि आपको क्या कहा गया है, E तो क्या कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। तो यहाँ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है। इसलिए अगर आप 1/2 लेंगे तो फिर वो प्रश्न नहीं बनने वाला आपसे। 1/3 ही लें तो कई पुस्तकों में गलत दिया गया है, तो उसको सही कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 11.3 के सभी 15 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ कि आपको सारे समझ में आए होंगे। अब आप इन प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चों, खुश रहेंगे। धन्यवाद।